हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत सारे टॉपिक्स आपने पी ब्लॉक्स में पढ़ लिए हैं, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उससे पहले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे। ओके, तो इसी प्रकार आज के सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके चलेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे चल रहे थे, इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, आज के सेशन में तो पहले आप कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के देख चुके थे, जैसे कि वाई आर पेंटा हेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राई हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स की तुलना में पेंटा हेलाइड्स ज़्यादा कोवेलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पेंटा हेलाइड्स का मतलब है कि 5 किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। जबकि ट्राई हेलाइड्स का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो पेंटा हेलाइड इतना ज़्यादा कोई भी यौगिक जो होगा या एटम जो होगा वो किसी दूसरे को एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, तो क्या बनेंगे? कोवेलेंट बनेंगे। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि पेंटा हेलाइड्स मोर कोवेलेंट, ज़्यादा सहसंयोजी होते हैं किसकी तुलना में? ट्राई हेलाइड की तुलना में। ओके, वाई इज BiH3 the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15 element? तो क्योंकि BiH3 का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप में, क्योंकि उसका आकार सबसे बड़ा है और इस वजह से वो क्या है? एक बहुत अच्छा अपचायक है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका? वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? तो क्योंकि डाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच, 2 नाइट्रोजन के बीच त्रिआबंध बन रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सामान्य तापमान पे। तो सामान्य तापमान में ये पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो किसी से जल्दी से रिएक्ट करे, इसीलिए वो क्या है? लेस रिएक्टिव है। फोर्थ क्या था आपका? मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की जो यील्ड है उसको अधिकतम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए? तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए थी? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा, हाबर्स प्रक्रम पढ़ रहे हैं हम, हाबर का प्रक्रम। तो उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? उच्च दाब पे रखा जाएगा और तापमान भी अच्छा रखा जाएगा, 700 केल्विन के आसपास। और कैटलिस्ट रखते हैं यानी उत्प्रेरक, और प्रमोटर भी रखा जाता है जो उत्प्रेरक की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -3 to +5 वेरी करती है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या होता है? NH2 NP3 होता है। एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे तो ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। ठीक है, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, तो इतने क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस सेशंस में देख लिए थे, जो जो क्वेश्चन हुए थे। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फास्फोरस? नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता है, वो फास्फोरस की तुलना में अलग क्यों है या फास्फोरस से अलग क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो आपकी नाइट्रोजन है वो किस में एग्जिस्ट करती है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करती है, यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म में, इन विच द 2 नाइट्रोजन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि 2 जो नाइट्रोजन होते हैं, डाई नाइट्रोजन का मतलब ही क्या है? 2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, त्रिआबंध के द्वारा। ओके, इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। और क्या होती है? ये गैस होती है कब? सामान्य तापमान में। जैसे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा? 78% एयर में नाइट्रोजन ही है। तो एयर क्या है आपका? गैसेस का एक ग्रुप है, सारी गैसेस ही तो है हवा में।
तो वहाँ पर नाइट्रोजन भी है, तो वो किस फॉर्म में है, आपकी गैस के रूप में है। मल्टीपल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फॉस्फोरस ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। क्या कहा जा रहा है, मल्टीपल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ज्यादातर मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब कई सारे बॉन्ड, ओके। फॉस्फोरस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। इट एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, P4 मॉलिक्यूल बनाता है। सॉलिड, जो कि कैसा होता है, ठोस होता है। इन विच P एटम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या होते हैं कि जो पी के एटम्स होते हैं ना, वो पी के अलग अलग एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बिकॉज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फॉस्फोरस। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि फॉस्फोरस क्या हो रही है, ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो नाइट्रोजन होती है उसमें वो, क्योंकि डाई नाइट्रोजन है ना, N2 बना रहा है, तो N2 यानी कि दो नाइट्रोजन के मध्य 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ओके, त्रिआबंध, त्रिसंयोजी आबंध, ओके। वहीं पर फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस P4 बनाता है। और P4 किस प्रकार से कि वो एक P जो है वो 3 और P के साथ सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है, तो इस वजह से क्या हो रही है, फॉस्फोरस में क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम दी जाएगी तो वो रिएक्टिव हो जाएगा, ओके। जबकि नाइट्रोजन में ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की आवश्यकता है, इसीलिए वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ओके। तो जल्दी से इसको नोट करें। तो बच्चे अगर P4 की बात करते हैं तो ये किस प्रकार होता है हमारा, 4 P होते हैं इसमें, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। 4 P होते हैं और 4 P किससे जुड़ रहा है, सिंगल बंध के द्वारा। ये P एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ बनाता है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार ये जुड़े हुए रहते हैं। तो 3 बंध बनाने होते हैं, तो दिख रहे हैं आपको फॉस्फोरस 3 बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दो फास्फोरस के मध्य एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं आ रहा है, एक ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। जैसे अगर इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में यही है एक बॉन्ड, इसकी और इसकी बात करेंगे तो इसके बीच में यही है, इसकी बात करेंगे तो ये है, इन दोनों की बात करेंगे तो ये है, और इसकी बात करेंगे तो ये वाला बॉन्ड है, इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये पीछे वाला बॉन्ड है। क्लियर है, चलिए। जबकि नाइट्रोजन में 2 ही परमाणु के मध्य 3 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जबकि यहाँ पर इजीली बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये रिएक्ट कर लेगा।
क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 15 के जो तत्व हैं उनकी जो अभिक्रियाशीलता है, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो वो देखेंगे किस प्रकार से ट्रेंड, मतलब कि किस प्रकार से बदल रही है या चेंज हो रही है। ओके, चलिए हाइड्राइड्स, पहले हाइड्राइड्स की बात करते हैं कि हाइड्राइड्स किस प्रकार से बनते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म गैसियस हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MH3. In all the hydrides, the central atom is sp3 hybridized and their shape is pyramidal due to presence of lone pair of electrons. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम क्या पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आपका क्या बनाते हैं, ग्रुप 15 के तत्व हाइड्राइड्स बनाते हैं। और कैसे हाइड्राइड बनते हैं, आपके ट्राई हाइड्राइड और पेंटा हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई हाइड्राइड की बात कर रहे हैं कि ट्राई हाइड्राइड में जो आपका सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसका शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप का होगा ये, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इस वजह से। और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे क्या होते हैं, हम हाइड्राइड में नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि अगर हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड से और बिस्मथ के हाइड्राइड तक जाएंगे तो हमें क्या दिखता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो घटती जाती है ग्रुप में। ओके, दस NH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका मतलब क्या है, NH3 जो है नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है उसकी जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऑर्डर भी दिया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिसिटी का सभी हाइड्राइड का। ओके, ग्रुप 15 के। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, the thermal stability of the hydrides decreases as the atomic size increases, that is the MH bond strength decreases, which means reducing character increases. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज कर जाती है जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं। किस वजह से, एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से। और एटॉमिक साइज चूंकि बढ़ रहा है और MH बॉन्ड लेंथ जो है, यानी कि जो आपका तत्व है ग्रुप 15 का तत्व है और हाइड्रोजन जो वहां पर जुड़ रही है उनके बीच का जो बॉन्ड है MH बॉन्ड जिसे कहा जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है साइज के बढ़ने की वजह से ना। तो इस वजह से फिर क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो BiH3 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इस ग्रुप में। ओके, तो यही रीजन है। नेक्स्ट है इन द लिक्विड स्टेट, जब द्रव अवस्था की बात करते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 आर एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 अगर लिक्विड स्टेट में है तो वहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर हाइड्राइड्स आर नॉट एसोसिएटेड, जबकि ये गुण सिर्फ किस में पाया जाता है, अमोनिया में ही पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर इज द अदर हाइड्राइड्स आर इनसॉल्युबल। अमोनिया क्या होती है आपकी पानी में, सॉल्युबल होती है, विलेय होती है, जबकि जो बाकी के हाइड्राइड्स हैं वो नहीं होते। ओके, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट NH3 are strong reducing agent and react with metal ions Ag+2 Cu2+ etc. to form phosphides, arsenides and antimonides. ओके, क्या कहा जा रहा है, जितने भी आपके हाइड्राइड्स हैं NH3 को छोड़ करके सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं धातुओं के साथ, उनके आयंस के साथ, और क्या बनाते हैं, फॉस्फाइड बनाते हैं, आर्सेनाइड बनाते हैं, एंटीमोनाइड बनाते हैं। जैसे आपने क्या देखा था, जिंक एंटीमोनाइड, जिंक आर्सेनाइड। ओके, फॉस्फाइड्स के देखे थे आपने, तो इस प्रकार से। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर हम और आपकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे। ये किसके साथ था, ये हाइड्रोजन के साथ था। हाइड्रोजन से किस प्रकार से आपकी रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ रहा है, किस प्रकार के कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो हम देख रहे थे। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। हैलाइड्स की बात करेंगे क्योंकि ये हैलोजन से भी अभिक्रिया करते हैं। आपके जो क्या होते हैं ग्रुप 15 के तत्व होते हैं, तो जब ये हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, या तो ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं या पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, ट्राई हैलाइड्स या पेंटा हैलाइड्स बनाएंगे। ओके, उसी को समझेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। ग्रुप में सारे जो आपके तत्व हैं वो क्या बनाते हैं, आपके ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो ट्राई हैलाइड्स का इंक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे आयनिक जो गुण हैं वो बढ़ते जाते हैं। एक्सेप्ट NCl3, ऑल द ट्राई हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। NCl3 को छोड़ करके बाकी जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके ट्राई हैलाइड्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, पानी के साथ हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। क्यों अब्सेंट है भाई, परमाणु क्रमांक ही 7 है उसका। पहली शेल में एक ऑर्बिटल s की, 2 वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में जाते हैं। दूसरी शेल में s और p की ऑर्बिटल होती है। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, p में आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपको। तो d ऑर्बिटल है ही नहीं वहाँ पर। जब d ऑर्बिटल नहीं है इसी वजह से वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, PF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड because fluorine being more electronegative than oxygen forms more stable bonds with phosphorus than PO bonds. Okay, क्या कहा जा रहा है, PF3 is not hydrolyzed। अब PF3 जो क्या है आपका फॉस्फोरस ट्राई फ्लोराइड होगा जो, ओके, वो क्या होगा, वो भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। एंड फॉर्म्स मोर स्टेबल बॉन्ड, और क्या बनाएगा, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा विद फॉस्फोरस देन पीओ, जो कि पीओ की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल बॉन्ड बनाएगा जो पीएफ का बॉन्ड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बॉन्ड क्या है, N cannot form NX5 because of non-availability of D और F orbitals. ओके, क्या कहा जा रहा है, जो N होता है आपका वो D और F ऑर्बिटल की अब्सेंस के कारण, नॉन अवेलेबिलिटी यानी अवेलेबल नहीं है आपका, ठीक है, अवेलेबल नहीं है D और F ऑर्बिटल, इसकी वजह से NX5 नहीं बन रहा है। बिस्मथ के नॉट फॉर्म BiX3। अब बिस्मथ क्या नहीं बना रहा है, बिस्मथ BiX3 नहीं बना रहा है बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन ऑफ Bi टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, या जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप पेयरिंग इफेक्ट भी कह रहे थे, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, चलिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ M इन MX3 इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन M की कितनी है MX3 में, sp3 है, ये हम पढ़ चुके हैं। शेप कैसा है, पिरामिडल है। और M की MX5 में sp3d एज हाइब्रिडाइज्ड एंड शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ओके, द एक्सियल बॉन्ड्स इन MX5 आर वीकर एंड लॉन्गर, सो MX5 आर लेस स्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ओके, क्या कहा जा रहा है, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, जिसे आपने पता है क्यों, क्योंकि वहां पर रिपल्सन होता है ना बॉन्ड्स के बीच में, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में, एंड लॉन्गर, सो MX5 आर लेस स्टेबल, और इसकी वजह से MX5 क्या होते हैं, लेस स्टेबल होता है और डिकम्पोज हो जाते हैं कि क्या, हीट करने से। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, PCl5 पेंटाहेलाइड है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, विघटन होगा इसका। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। यहाँ पे आपको पता है sp3d आता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी इनका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको समझाया था। ओके,
बात करते हैं ऑक्साइड्स की कि ऑक्साइड किस प्रकार से आपके प्रभावित होते हैं ग्रुप 15 के तत्वों के। ओके, पहला बात करेंगे नाइट्रोजन की, क्योंकि ग्रुप 15 का पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन क्या बनाता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। क्या क्या ऑक्साइड बनाएगा, द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। और नाइट्रोजन का NO होता है, NO2 होता है, N2O होता है, इस प्रकार से अलग अलग ऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं। N2O3, N2O5 मिलेगा आपको। द रेस्ट ऑफ द मेंबर, नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो मेंबर्स हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑफ द ग्रुप फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। उसके अलावा ये 2 ही टाइप के बनाते हैं, एक E2O3 और एक E2O5। E2O3 में E क्या है, E मीन्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, ये हो गए। E2O5 में भी E क्या है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है, बिस्मथ है। ओके, तो इस प्रकार से क्या समझ में आता है। अगर बात करेंगे ऑक्साइड की केमिकल रिएक्टिविटी देख रहे हैं हम ग्रुप 15 के तत्वों की, तो अगर आपका नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा जो भी आपके ग्रुप 15 के तत्व हैं वो 2 ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक आपका ट्राई ऑक्साइड बनता है, एक पेंटा ऑक्साइड बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, द रिलक्टेंस ऑफ PAS, SB एंड BI यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का टू एंटर इनटू P मल्टीपल बॉन्डिंग लीड्स टू केज स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड दे एग्जिस्ट एज डायमर्स E4O6 एंड E5O10। ओके, ठीक है, P बॉन्ड के कारण क्या हो रहा है, वहां पर आपके डायमर्स बन रहे हैं। तो आपका E2O3 का डायमर क्या हो जाएगा, E4O6 हो जाएगा, और E2O5 का क्या हो जाएगा, E4O10 हो जाएगा। ओके, ओके, चलिए नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट है द बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्या हो रहा है, बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर कहाँ बढ़ रहा है, जहां तत्वों में ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, दस द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट N2O एंड NO। ठीक है, N2O और NO को छोड़ करके बाकी जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, एंड फॉस्फोरस थर्ड, एस आर्सेनिक थर्ड, आर एसिडिक। ओके, ये सारे क्या है, एसिडिक है। ऑक्साइड इज एटमोस्फेरिक, जबकि एंटीमनी थर्ड ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होगा नेचर में, और बिस्मथ ऑक्साइड की बात करेंगे तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। और यहाँ पर बताया भी गया है ये सारे क्या होंगे, आपके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या कहा गया है कि आपका जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, ठीक है, उसमें एक्सेप्ट क्या, N2O, नाइट्रोजन का जो N2O है और NO वाला ऑक्साइड है उसको छोड़ करके बाकी जो ऑक्साइड्स हैं वो फॉस्फोरस थर्ड का जो ऑक्साइड होगा, आर्सेनिक थर्ड का जो ऑक्साइड होगा, ये सारे क्या हैं, ये हैं एसिडिक नेचर के। ओके, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, एसिडिक नेचर के हैं। वहीं अगर एंटीमनी की बात की जाए, एंटीमनी थर्ड ऑक्साइड, तो वो किस प्रकार का है, वो एम्फोटेरिक है। और वहीं बिस्मथ की बात करें तो उसका ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। तो इसे जल्दी से नोट करें।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PS3 डज नॉट। क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो तब तो वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फास्फोरस भी तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो ये किसके कारण है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण है। नाइट्रोजन हैज एन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 3.0 विच इज मच हायर देन दैट ऑफ H 2.1। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन NH बॉन्ड जो है is quite polar and hence NH3 undergoes intermolecular H bonding। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके इस वजह से, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। इस वजह से क्या हो रहा है, NH बॉन्ड इज क्वाइट पोलर, वो क्या हो रहा है, पोलर बॉन्ड बना रहे। ओके चलिए तो बॉन्डिंग देखते हैं इसमें। इस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बीच बीच में देखो, ये NH3 का एक मॉलिक्यूल है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल, एक NH3 ये है, ये दूसरा NH3 है, ये तीसरा NH3 का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में आपका पार्शियल क्या हो जाएगा, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। नाइट्रोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, हाइड्रोजन पर वहीं पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये फिर यहाँ पर किसके द्वारा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के द्वारा, किसके द्वारा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जो यहाँ पर हो रही है, ये इसके द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। और यही क्या है, यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब आप और कंपाउंड्स के केसेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते थे तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। ओके चलिए, phosphorus have an electronegativity value 2.1, thus pH bond is not polar and hence PS3 does not undergo H bond। ठीक है, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कम है, आपको दिखाई दे रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से आपका वो पोलार नहीं है, और पोलार नहीं है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। ओके चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। टू 2.19 ऐसे समथिंग होती है आपके फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। क्या बोला जा रहा है, प्रयोगशाला में किस प्रकार आपका नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन याद होगा आपको, उसको बनाया जा रहा है, उसके लिए केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण देनी है, और रिएक्शन के लिए और इन्वॉल्व यानी कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आपने एक तो आपने व्यावसायिक वाली विधि देखी थी जहाँ पर डाइनाइट्रोजन बन रही थी, और दूसरी आपने प्रयोगशाला विधि देखी थी। तो प्रयोगशाला विधि में आपका क्या होता था, जो अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होता था उसको सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराते थे, और उसके बाद क्या बनती थी आपकी डाइनाइट्रोजन वहाँ पर फॉर्म होती थी। ठीक है, तो इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन इक्विमोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्या लिया जाता है, एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है। लेबोरेटरी की बात करेंगे जब, यानी प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला में एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, अमोनियम नाइट्राइट इज फॉर्म्ड, अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म होती है। अमोनियम नाइट्राइट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो दो तरह से ये रिएक्शन होगी, मतलब दो बार में होगी। एक बार आपका अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म होगा। चूंकि अमोनियम नाइट्राइट कैसा है आपका, अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से वो दोबारा डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, और दोबारा डिकम्पोज होके क्या बना देगा, नाइट्रोजन बना देगा। ओके चलिए, तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन दो स्टेप में जा रही है। NH4Cl प्लस NaNO2, पहली स्टेप में क्या हो रहा है, आपका NH4NO2 बन रहा है। ठीक है, ये
ये क्या है, अमोनियम नाइट्राइट है। अब ये अमोनियम नाइट्राइट दोबारा से यहाँ पर किस में जा रहा है, डिकम्पोजिशन में जा रहा है और क्या बन रही है, N2 गैस बन रही है। क्लियर, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स देखे। जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपके कराए गए हैं, होपफुली उनके उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार के अगर प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं तो आप उनके उत्तर इसी प्रकार से देंगे। ओके, तो इतना जो भी अभी तक आपको पढ़ा लिया गया है इस चैप्टर में, चाहे आपके टॉपिक्स हों या क्वेश्चन आंसर्स हों, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।